एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी की, वो आप जाके देख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी की प्रश्न, और इसमें करंट भी इंक्लूड है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी यहाँ पे ये बताना है। तो किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है, किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे तो कौन थे अंतिम उपाध्यक्ष? ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मोंटेक सिंह एलूवालिया। मोंटेक सिंह एलूवालिया। अगला है 4 नंबर, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ये पिछले साल आया था यूपीपीईटी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये सभी के लिए आसान प्रश्न है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो आरंभ स्थल के रूप में किसे चुना गया था? ये चुना गया था पंजाब के लिए। और इसका जो इफेक्ट पड़ा था, यानी कि जो प्रभाव पड़ा था, वो किस किस राज्यों पर पड़ा था? तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ा था। अगला है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, यह सभी, सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच। तो यहाँ पे हो जाएगा यह सभी, यानी कि उपरोक्त सभी, यहाँ पर यह सभी, ये तीनों ही हैं। अब 8 नंबर प्रश्न है। तो 8 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला देख लेते हैं, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये हो जाएगी बैंक दर। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये बताना। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, RBI अधिनियम। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो कौन सी वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ये है सिडबी। सिडबी। सिडबी, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड। 15 नंबर प्रश्न है, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को RBI नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पर लगा दिया है? ये लगा दिया है आपको मास्टर कार्ड पर। मास्टर कार्ड पर। 16 नंबर प्रश्न, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? RBI के गवर्नर के द्वारा। RBI के गवर्नर के द्वारा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। अगर हम वहीं बात करें कि जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये हो जाएंगे सही। 18 नंबर प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। परमाणु ऊर्जा उत्पादन।
अगला 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित के 1991 के आर्थिक सुधारों द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो ध्यान किस पर दिया गया था? यहाँ पे हो जाएंगे आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी हुए थे। ठीक है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा LPG। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 22 नंबर का ए ऑप्शन है। अगला 23 नंबर, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। जो विकासशील देश होते हैं उसमें अधिकांश, यानी कि जैसे हमारा देश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 नंबर का प्रश्न, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? 24 नंबर का हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे पूंजीवादी। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये हो जाएगा फेमा। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये किसने किया? ये किया तेलंगाना सरकार ने। ये करंट के प्रश्न भी हैं इसके अंदर। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और जिसने जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और चैनल को शेयर भी कर देंगे। अगला है बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बोल्ड परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? तो यह हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र। अगला, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो हॉलमार्क का किसके लिए किया जाता है? जेवर के लिए किया जाता है। जो जेवर होते हैं उसके लिए किया जाता है। अगला, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पे होगा 51%। 51% अगर सरकार की है संपत्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सरकारी कंपनी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। UPPCS 2023 में प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 35 नंबर निजी क्षेत्र। यह भी प्रश्न आया हुआ है। अगला है, हरित लेखांकन का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। यहाँ पे हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ग्रीन से यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड ये है। 37 नंबर प्रश्न है,
कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो कौन सी है? यहाँ पे हो जाएगा रिलायंस जियो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 37 नंबर का डी ऑप्शन। अगला है 2021 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो 38 नंबर का हो जाएगा 7.6। अगला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये हो जाएगा आपका कृषि पर आधारित है। अगला है भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है। एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ये हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कैसी लगी क्लास आपको? आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं और कल हम हिस्ट्री की क्लास लाने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए और ऐसे ही प्रश्न करते रहिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।